केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और आपको बता दें कि अमित शाह के साथ साथ तमाम और मंत्री भी रहे। अमित शाह ने आज एक रैली को संबोधित किया और ये रैली बड़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावों से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से अमित शाह ने जहां एक दिवसीय आज दौरा किया, ये दौरा काफी अहम रहा। दरअसल इस दौरे में आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी को लेकर के बातें कही जा रही थी कि बीजेपी अपने किस तरह से काम गिनाएगी, किस तरह से जनता के बीच में जाएगी, तो बीजेपी ने अब एक नई रणनीति तय की है और इस नई रणनीति के तहत अब बीजेपी लगभग 4 करोड़ अपने सदस्य जोड़ेगी। यानी कि 1.5 करोड़ अभी उनके पास कम है। उनका लक्ष्य है कि 4 करोड़ तक ये सदस्यता पूरी करनी है और इसी को लेकर के आज अमित शाह ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेताओं को संबोधित किया और तमाम बातें कहीं और जीत का मंत्र भी दिया। तो वहीं इसी बीच विपक्ष को भी उन्होंने जमकर घेरा। चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव जब कोरोना का समय चल रहा था, बाढ़ का समय चल रहा था, तब आप कहां थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछले 5 सालों में आप विदेशों में कितना रहे हैं, इसकी जानकारी भी जनता को दे दीजिए। और इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को लेकर के काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को एक विकास का मॉडल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया है, वो काफी सराहनीय है। कितने सारे बदलाव हुए हैं, तमाम मेडिकल कॉलेजों की उन्होंने बात की, एक्सप्रेस हाईवे की तमाम उन्होंने बात की और केंद्र की जो योजनाएं थी उनका भी उन्होंने जमकर बखान किया। तो वहीं अगर बात करें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, तो उन्होंने भी लगातार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से बीजेपी पर आड़े हाथों लिया और बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन पर जो बातें कही जा रही थी उनकी सफाई भी उन्होंने दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज की रैली रही वो बीजेपी का मिशन 2022 की एक शुरुआत मानी जा रही है कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह की रणनीति तैयारें की जाएंगी और आने वाले समय में क्या स्थिति बन पाएगी। इसके अलावा एक सर्वे में ये रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से 120 विधायक ऐसे हैं जिनसे जनता नाराज है और अब संगठन चाहता है, पार्टी चाहती है कि ऐसे लोगों का टिकट काटा जाए जिससे कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो वहीं अगर बात करें पिछले चुनावों की, 2018 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना। संगठन ने जो रिपोर्ट दी थी लेकिन पार्टी ने उसको नहीं माना और टिकट बांट दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को नुकसान सहना पड़ा। अब उत्तर प्रदेश में ये देखना होगा कि ऐसे कौन से वो 100 और 120 चेहरे होंगे जिनका टिकट कटेगा और इसके बाद स्थिति क्या बनेगी, क्या बगावती तेवर वो नहीं अपनाएंगे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, इनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, मनोज सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, एस इकबाल अहमद, नेता कांग्रेस और अरविंद जयतिलक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को आपने बड़े करीब से देखा है, आप सीनियर पत्रकार हैं वहां और राजनीतिक मामलों की जानकारी आप अच्छे से रखते हैं। जिस तरह से आज जो अमित शाह का दौरा रहा, उन्होंने रैली की, तमाम बातें उन्होंने कही, विपक्ष पर निशाना साधा और एक रणनीति तैयार की कि जो सदस्यता अभियान है उसको बढ़ाना है और लगभग 4 करोड़ सदस्य पूरे करने हैं। किस तरह से ये दौरा देखा जाए, कितना ये मायने रखता है और बीजेपी के लिए ये कितना मायने रखता है? दिनेश जी, अब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने रह गए हैं तो स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल जो है अपना जमीन पर लड़ाई का आगाज कर देता है और मानकर चलना चाहिए कि आज अमित शाह जी ने लड़ाई का आगाज कर दिया है। राजनीति में कहा जाता है कि प्रहार वही करो जहां पर चोट पहुंचे। उन्होंने एक तरफ तो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका हौसला अफजाई की कि सरकार ने किस तरह से 5 वर्षों में काम किया है। दूसरी तरफ विपक्ष के ऊपर जमकर हमला बोल रहा है। उन्होंने एक तरफ है अपने राजनीति का, कहा जाता है ना कि सिमटी हुई सियासत कभी भी जो है जनतंत्र की शर्तें तय नहीं करती है। यह बात जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है और जिस तरह से आज अमित शाह ने अपने संबोधन में
ये जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी है वह सुहेल देव की मिट्टी, कबीर की, तुलसी की, यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो एक समावेशी समाज के संरचना के जरिए भाजपा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो आज उन्होंने संबोधन के तौर पे दिया है, इसका सीधा तात्पर्य यही निकलता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जो उन्होंने टारगेट रखा है 4 करोड़ का, उसमें समाहित करने का उनकी इच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने कहा जाता है कि अगर आपको जो है राजनीति में अपना बचाव करना है तो आक्रामक हो। अमित शाह पूरी तरह से आक्रामक दिखे। उन्होंने अखिलेश जी से सवाल पूछा कि जिस समय कोरोना था, जिसमें बाढ़ था, उस स्थिति में आप जो है लोगों के बीच जाने के बजाय जो है आप जो है विदेश की यात्राओं में लगे हुए थे, ट्विटर खेल रहे थे। कुल मिलाकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने है अपने संबोधन के जरिए बढ़त लेने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने भी जमकर के हमला बोला है। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो कहीं ना कहीं जो है साफ रेखांकित करता है कि आने वाले दिनों में जातीय लंबबंदी के साथ साथ जो अंक गणित और जनगणित सुधारने की जो राजनीतिक दलों की पहल होती है, उसमें पूरी तरह से सभी दल जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में साफ दिखेंगे। दिनेश जी, बिल्कुल। और यही शायद वजह है कि अब ऐसा वक्त लगा, बीजेपी को भी लगा और सीनियर जो लीडर्स हैं उनको भी ऐसा लगने लगा था कि अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा धमाका करने की जरूरत भी है, एक माहौल बनाने की कोशिश है और बीजेपी इस तरह के आमतौर पर कार्यक्रम करती रहती है। मनोज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, समाजवादी पार्टी को लेकर अमित शाह ने निशाना साधा है, जमकर निशाना साधा है, आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि पिछली जो सरकारें रहीं क्या स्थिति वहां पर थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने बात की, तमाम योजनाओं को लेकर के बात की और खास एक कुनबे को लेकर भी उन्होंने बात की कि ये जो समाजवादी पार्टी है इन्होंने अपने परिवार को और अपने ही लोगों को लेकर के पार्टी चलाई, उनका ही विकास किया। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है मनोज जी जुड़ नहीं पाए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। टीम से कहूंगा वे जल्द से जल्द मनोज जी को जोड़ने का प्रयास करें। इकबाल अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? डिबेट करूं जी चाहिए तभी। इकबाल जी, आज जी नमस्कार सर जी, आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बीजेपी का, बीजेपी ने, जी अमित शाह ने और तमाम जो मंत्री रहे जिन्होंने संबोधन किया, सभी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को लेकर के जो निशाना साधा है। कांग्रेस इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जो कुछ दिनों में माहौल बनाया है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर पानी फेर दिया अमित शाह ने। नहीं, कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि जिस मंच पे एक हत्यारे का बाप खड़ा था और उसको लेके खड़ा होना, इससे अब न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पहली बात तो सोचने वाली बात है। चिंता इस बात की उन शहीद किसानों को न्याय मिलना चाहिए और हमें लगता है कि अब न्याय तो नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से एक हत्यारे का बेटा बाप मंच पे खड़ा है गृह मंत्री, तो ये कैसे चलेगा काम? तो सबसे बड़ी चिंता हम सबकी और कांग्रेस की है, प्रियंका जी की, हमारी प्रिय नेता की है कि लोग सुरक्षित रहे। कैसे सुरक्षित होंगे? इन लोगों से जो हत्याएं करके और बरी हो जाते हैं और भाग जाते हैं, आज उनको जेल में होना चाहिए था, अस्पतालों में जाके पड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस की। जी चलिए, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शौकत अली जुड़ गए हैं। शौकत जी, आज बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया, तमाम आरोप लगाए गए, पिछली जो सरकार रही उसको लेकर के भी तमाम बातें कही गई कि किस तरह से काम किया सरकार ने, परिवारवाद को बढ़ावा दिया और अपने ही परिवार के लिए काम किया। दिनेश जी, 4.5 वर्ष की सरकार में और केंद्र सरकार की 7 साल की सरकार में एक ही दोषारोपण होता है, विपक्ष को कैसे कोसा जाए, वो होता रहता। 4.5 साल आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की जनता आज बड़ी निगाहों से देख रही थी, सुन रही थी कि आए हैं देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी में, हो सकता हो कुछ बतावें कि हमने क्या किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ फिर निराशा लगी। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश आकर आप ये नहीं बता पाए कि हमने किया क्या है। चुनाव का माहौल है, आप विपक्ष पे दोषारोपण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जब आप जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमने क्या किया? हम पूर्ववर्ती सरकार में बैठे हुए, हम अपने काम गिनाने के लिए तैयार बैठे कि हम जो कर रहे थे, जो छूट गए थे, वो सब बताते हैं और आने वाला हमारा क्या विजन है, क्या हम काम करेंगे, वो बताते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का, कोरोना समय को लेकर, कोरोना काल को लेकर के भी आपसे भी पूछा था कि आपने क्या किया, विदेशों में आप घूमते रहे। ये मैंने कहा ना कि दोषारोपण करने का काम हो रहा है।
शायद लोगों ने वीडियो नहीं देखे, शायद लोगों ने सड़कों पे नहीं देखा, शायद लोगों ने हमारे काम को देखा नहीं। इन सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी देखना ही नहीं चाहा। लगातार हम लोग काम कर रहे थे, लगातार हम लोग सड़कों पे थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक बयान उनको याद होगा कि जितने भी कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर सड़कों पे हैं वो सब अखिलेश यादव हैं। ये कहा था क्योंकि हम सारे लोगों को बिल्कुल, कार्यकर्ता सड़कों पर थे, अखिलेश यादव विदेशों में थे। किसने कह दिया कि आपसे विदेश में थे? किसने कह दिया? ये कहा जा रहा था मंच से, बीजेपी ने कहा है साफ कोई विदेश तौर चला जाएगा। पर। अमित शाह ने कहा, बड़े नेता हैं। पूरा देश बंद था और अखिलेश यादव जी उड़ के चले गए थे अपनी मर्जी से। अरे महाराज, कह दो झूठ की भी प्रकाष्ठा पार कर दी। हमने कहा ना, देश से झूठ बोलने वाला आदमी जो खुद माफी मांगनी चाहिए थी, देश में आके कहना चाहिए था कि हमें माफ कर दो, पूरा भारत हमें माफ करे। तो झूठा आदमी आज फिर उत्तर प्रदेश में आके झूठे ही तो बोल रहा है। जिसने झूठ की दुकान खोल रखी हो, झूठ की प्रकाष्ठा पार कर रखी हो, उसका मुख खुलता है तो सबसे पहला झूठ ही होता है। आप एक नहीं, उनके 10 भाषण देखिए, ये झूठ के सिवा उन्होंने कुछ परोसा नहीं है। यही वो प्रदेश है, यही वो देश है जहाँ आकर इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। जब भी पूर्ववर्ती चुनाव थे, जब भी सत्ता में आश्रित हुए, तब भी देश में झूठ बोलकर आश्रित हुए थे। आज भी वो झूठ बोलने का काम कर रहे थे कि देश अब झूठ नहीं चाहता है। देश और प्रदेश चाहता है कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या किया वो बताएं। 7 साल से आप केंद्र में आश्रित हैं, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में आश्रित हैं, आपने किया क्या है वो उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। विपक्ष में दोषारोपण तो वो तो आपका काम हो गया है, मतलब एक ही तकिया कलाम पकड़ लिया है, विपक्ष पे दोषारोपण करना। उत्तर प्रदेश की जनता जब जवाब मांगती है कि आपने क्या किया महाराज, वो बताने का काम करिए। लेकिन बताने के लिए तब तो कुछ होगा जब आपने कुछ किया होगा। किया तो कुछ है नहीं आपने उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए विपक्ष पे दोषारोपण करते रहो, कुछ भी हो, तकिया एक गाना गाते रहो, बस आरोप लगाते रहो लोगों पे। अरे महाराज, उत्तर प्रदेश की जनता आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठी है कि आपने क्या किया है। बार बार आपसे सवाल करती है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ विपक्ष पे दोषारोपण कहना। चलिए, अच्छी बात है। दीपक सोनकर जी, जिस तरह से आज का पूरा कार्यक्रम हुआ, वाकई बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को एक ऊर्जा मिली होगी कि जिस तरह से एक बड़े नेता अमित शाह, जो एक धुआंधार नेता माने जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने संबोधन किया, तमाम बातें कहीं, रणनीति भी बनाई है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लेकर लगातार, विपक्ष भी लगातार हावी होता है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता है कि आप कोरोना काल की बात करते हैं, गंगा में लाशें तैर रही थी, आपका पता नहीं था, आप भी घरों में बैठे थे, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। जब जनता के बीच में अगर नेता जाएंगे तो उनके पास बताने के लिए क्या कुछ है? क्या केवल केंद्र की ही योजनाएं बताएंगे जो केंद्र के द्वारा संचालित हो रही हैं, या प्रदेश में भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, कुछ ऐसी नई योजनाएं बनाई गई हों, जो चलाई गई हों, प्रसिद्ध हुई हों, जो लोगों तक उसका लाभ पहुंचा हो? देखिए दिनेश जी, आज आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रवास आज उत्तर प्रदेश में रहा। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का अभियान का शुभारंभ किया गया। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 2,86,00,000 सदस्य होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर के कुल 60 करोड़ लोगों को नए सदस्य बनाने का अभियान आज शुरू किया गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार, परिवारों में जाकर के दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम भी हम लोग जल्दी से करने वाले हैं। जहां तक की बात योजनाओं की और उपलब्धियों की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सूरत बदलती नजर आ रही है। विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई दे रहा है। आप किसी भी योजना को लेकर के देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, आज हर एक क्षेत्र में विकास की उपलब्धियों की एक लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर या जमीनी स्तर पर? सोशल मीडिया पर या जमीनी स्तर पर? देखिए, जमीन पर भी है, लगातार जनता के बीच में, जनता के पास डायरेक्ट है। किसी के बिचौलिए की अब जरूरत की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जनता के खाते में उज्ज्वला गैस का पैसा जाता है, उज्ज्वला गैस मिलता है उसको लगातार, जैसे अभी भी कई योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट जनता के पास लाभ मिलता है। ये प्रदेश की योजना है, योगी सरकार की, ये योगी सरकार की योजना है। 10 सेकंड दीजिए दिनेश जी। अभी सब प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना। शौकत जी पूछ रहे थे कि केवल बताया है, कभी कुछ किया भी है। देखिए, किसी सरकार ने आज तक अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की आवश्यकता नहीं समझी, मगर उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 4.5 सालों के बरसने का अनूठा हथियार रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे रिपोर्ट कार्ड को पेश करने जनता के बीच में रखा गया कि किस तरीके से जनता को हमने विकास देने का काम किया है, किस तरीके से जनता के बीच में हमने पूरे 42 लाख आवास से लेकर के हर परिवार को नल और जल,
ऐसा देने का काम किया और हर एक गांव तक, जिस तरीके से आपको पुरातन काल में देखने होता होगा, गांव में अंधेरा पड़ा रहता था। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बना है जहां बिजली नहीं पहुंची है। लोगों को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया गया। जी दिनेश जी, चलिए, अच्छी बात है। अरविंद जी, अगर बात करें तुलना में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में, क्योंकि आरोप ये लगता रहा है बीजेपी में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार पर, कि बीजेपी प्रदेश सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो जनता के बीच में लेकर पहुंचे। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्होंने खुद संचालित की और उनको सम्मान भी मिला और उन योजनाओं से लोगों को लाभ भी मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या बीजेपी इस बार सिर्फ बड़े चेहरे, अमित शाह का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र की जो तमाम बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर ही जनता के बीच पहुंचेगी, या फिर प्रदेश सरकार के भी कुछ ऐसे काम रहेंगे जो कि जनता उन पर भरोसा फिर से दिखाए? दिनेश, देखिए, अगर दोनों संदर्भों को देखें, केंद्र और राज्य की, तो ये डबल इंजन की सरकार के तौर पे विपक्ष भी इसको मानता है और कहीं ना कहीं जो है विकास को लेकर के ढेर सारे गंभीर सवाल भी उठाता है। मेरा मानना है कि 5 साल के दरमियान किसी भी पार्टी की सरकार हो, गिनाने के लिए बहुत कुछ होता है, और चाहे वो जमीन पर उतरा या न उतरा हो। लेकिन मुझे लगता है कि योगी सरकार, आपने देखा कि 2017 में जो ही आई, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक लगभग 35,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज आपकी लगभग जो है 2.25 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा था। इसके बाद जो ग्राउंड सेरेमनी की और जिस तरह से उसने जो है 2022 तक 45,000 करोड़ का निवेश का जो है लक्ष्य रखा है, और काफी कुछ परियोजनाएं जो है जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। कि परियोजनाओं को पूरी तरह से धरातल पर उतारने में समय लगता है, तो मुझे लगता है कि समय जो है आगे चल करके वो देखने को मिल सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, जो किसानों का जो एक गन्ना भुगतान का अभी तक आमतौर पर आप देखेंगे सपा बसपा सरकार में तो भुगतान बहुत अधिक नहीं हो पाता था, लेकिन सरकार जो है लगभग 1,44,000 करोड़ का भुगतान की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की, जो आगरा एक्सप्रेसवे के बाद जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी कहती है कि मैंने उसका शिलान्यास किया, कहीं ना कहीं जो यह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, योगी सरकार जो है इसके अलावा 4-5 और जो हाईवे बना रही है, कहीं ना कहीं उपलब्धियां है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, राजनीति में दिनेश जी धारणाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कानून व्यवस्था किसी राज्य की अच्छी होती है तो तमाम खामियां छुप जाती है। जी की एक जो ये ईमानदार छवि है और कानून प्रशासन को लेकर के जिस तरह उनकी शक्ति है, और जिस तरह 3,000 से अधिक अपराधी थे माफियाओं के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण लगाया है और लगभग 1866 करोड़ रुपया की वसूली की है, कहीं ना कहीं जो ये उनके पक्ष में जाता है। बेशक जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है पूरी तरह से गिना नहीं पा रहे, उनको हमको लगता है कि अध्ययन करके आना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के नेता को जो खामियां है उस पर जो है प्रहार करने का और तर्क रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जो बदहाली की है और जो उससे नाराज जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जो है उसका ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में होता दिख रहा था। कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी जो है उस पर जो है बढ़त बनाती दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो वो जो नाराजगी वो बढ़ती हुई नजर आई है, तो इसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है अभी तक, दिनेश जी। लेकिन जिस तरह से 100 लोगों की बात कही है कि 100 से 120 ऐसे विधायक हैं जिनसे संगठन भी नाराज है, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, इन लोगों को हटाने पर क्या पार्टी विचार करेगी, और अगर हटाती है तो क्या इसके कुछ विपरीत परिणाम तो नहीं आएंगे? दिनेश, देखिए, बूढ़े को अपनी बादशाहत को कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 403 विधायक चुन करके आते हैं, स्वाभाविक रूप से 100-125 विधायकों का टिकट कटना लगभग तय मानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इसकी अपनी एक स्टैंड लाइन है। इसके जो है हर जो विधानसभा में कई उम्मीदवार हैं, उनके पास जो है उम्मीदवारों की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग होंगे जो पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल विचार करेगी। और आप देखिए, कम से कम 70 से लेकर के 90 तक विधायकों का टिकट दिनेश जी मुझे लगता है कि कटना तय है। चलिए, अच्छी बात है। शौकत जी, जिस तरह से तमाम आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगाए गए, एक बात और कही थी कि समाजवादी पार्टी चिल्लाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अमित शाह ने कहा कि हमने नींव भरवा दी है और जल्द से जल्द मंदिर भी बन जाएगा। 370 को लेकर के भी ऐसी ही बातें कही जाती थी, ये काम हमने कर दिए हैं। जो भी महोदय बोल रहे थे उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट तौर से दोहराया कि आज उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ है इसको बताने के लिए इनके पास नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के महोदय बता रहे थे कि हमने पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश को विकसित कर दिया है, कुछ बचा नहीं।
महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा, मुझे वो उस जिले का जरूर नाम बताइएगा जहाँ आपकी हॉस्पिटल सेवाएं व्यवस्थाएं चालू हो गई और उत्तर प्रदेश की जनता उसका सेवाएं ले रही हो। मुझे वो कॉलेज भी बता दीजिएगा, मुझे वो मेडिकल कॉलेज भी बता दीजिएगा, मुझे वो एक्सप्रेसवे भी बता दीजिएगा। और दिनेश जी मैं आपके चैनल पे एक दावा करता हूं कि जाऊंगा और वहां की फोटो खींच कर लाऊंगा और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के जिले में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी सेवाएं मिले, मैं भी तारीफ करने का काम करूंगा। लेकिन महाराज जिलेवार बताइएगा जिससे मुझे जाने में आसानी हो जाए। देखिए किया इन्होंने कुछ नहीं, लेकिन एक ढपली राग आलाप रखा है कि हमने पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश को विकसित कर दिया। अरे महाराज एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 4.5 साल की सरकार में नहीं बना है और फिर कहा जाता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश विकसित हो गया। पता नहीं महाराज कौन सा चश्मा आपने लगा लिया जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को विकसित कर दिया। केंद्र की योजनाओं को भी गिनाने का काम करते हैं जो धरातल पे दिखती नहीं उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया है महाराज, कौन सा एक्सप्रेस वे बना डाला है? केंद्र सरकार की योजनाओं का आप बखान करने में जुटे। अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, अरे महाराज जरा गाँव में जाकर देखिए तो सिलेंडरों की क्या हालत हो गई है, जाकर देखिए धरातल क्या हो गया है, किसान परेशान है। फिर भी आप जो है एक राग अलापे हुए हैं कि हमने पूरे प्रदेश को विकसित कर दिया। किसान लगातार अपनी मांग पे बैठा हुआ है, बात सुनने को तैयार नहीं है आपकी, फिर भी आप कह रहे हैं सब विकसित हो रहा, सब अच्छे चल रहे। महाराज सावन का महीना नहीं, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। जरा जमीन पर आइए और हकीकत को पहचानिए, देखिए सच्चाई का आईना देखिए कि आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश और देश किस तरह जूझ रहा, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, तमाम लोग त्रस्त बैठे हैं। आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए तो सही, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए दीपक जी। शौकत जी को मैं बताना चाहता हूँ, जब एसी कमरों से बाहर निकल करके आप जनता के बीच में जाएंगे ना तो आपको मेडिकल कॉलेज भी दिखाई देंगे, आपको एक्सप्रेस वे भी दिखाई देंगे और जनता को मिली उपलब्धियों को भी नजर में आएंगी। जिस तरीके से पहले सरकार में फैलाई गई थी और मथुरा के जैसे कांड को भी आपने ध्यान में रखना चाहता हूँ, जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चलाई गई थी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी, और आपको भी ध्यान होगा सैफई में किस तरीके के महोत्सव करे जाते थे वो भी जनता को पता है। जनता को ध्यान में किस तरीके से जनता के खून पैसे की मेहनत की कमाई को सैफई के महोत्सव में बर्बाद किया जाता था। अरे महाराज 75 जनता के बीच में आज योजनाएं पहुंची, उपलब्धियां पहुंची तो आपको खराब लग रहा है। इनको आता है लेकिन देखिए मुंगेरी लाल के सपने चलने वाली नहीं है, फ्री की टॉलरेंसी भी चलने वाली नहीं है। जनता को पता है, जनता ने 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, आशीर्वाद दिया। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी पर का चुनावी मंच नहीं है, आशीर्वाद दिया। लगातार जो एक सीरीज चल रही है जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में काम कर रही है। इस बार भी 300 से ज्यादा कार से सीट आने वाली भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सी सरकार बनाने जा रही है, विकास के बल पर, जनता के बीच में कार्य के बल पर। भाषण बीर साहब हो गया भाषण आपका, एक जिले का नाम बताइए। भाषण हो गया तो एक जिले का नाम बताइए। देखिए ना आप ये 9 मेडिकल कॉलेज, अरे एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया प्रदेश के अंदर नंबर 1 बना है। आज जिसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर 40 लाख लोगों को उपलब्धियां मिलने दी गई थी। चलिए इकबाल जी कुछ कह रहे हैं, इकबाल जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। इकबाल जी गोरखपुर एम्स की बात कर रहे हैं। गोरखपुर एम्स में अभी 4-5 दिन पहले कुल 4 मरीज गए थे दिखाने के लिए। बताइए जो एम्स की बात कर रहे हैं गोरखपुर की, इतने बड़े सीएम का शहर है, वहाँ का एम्स, यहाँ की बहुत बदतर हालत है। कोई डॉक्टर नहीं सही से है, कोई दिखाने वाला नहीं है, लोग जाते हैं वापस चले आते हैं। वो एम्स की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने काफी मेडिकल कॉलेज, अभी न जाने कितने मेडिकल कॉलेज का इन्होंने उद्घाटन किया है जहाँ एक चारपाई एक कुर्सी नहीं अभी है, अभी प्लास्टर नहीं हुआ उसका उद्घाटन कर दिया है। तो ये बेईमानी की बातें क्यों कर रहे हैं, ये फर्जी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों छलावा कर रहे हैं जनता के साथ? ये जनता माफ नहीं करेगी, 2022 में इसका सबक सिखाएगी बीजेपी को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, अरविंद जी, इकबाल अहमद जी, शौकत जी, दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मिशन 2022 की उत्तर प्रदेश में तैयारी कर ली है, उसकी तैयारी अमित शाह के दौरे के बाद मानी जा रही है। और जिस तरह से अमित शाह ने मूल मंत्र दिए हैं कार्यकर्ताओं को, वहाँ के अधिकारियों को और जो वहाँ के नेता हैं सभी को एक मंत्र दिया है और
सबसे बड़ा जो फैसला लिया है वो सदस्यता अभियान को लेकर है। बीजेपी अब 1.5 करोड़ सदस्य और बनाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और 4 करोड़ पूरे सदस्य करने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। लेकिन अब इसके बलबूते पर कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी और कितना उसके लिए फायदेमंद होगा, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।